हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हम लोग अपने कोर्स में बायोटेक्नोलॉजी को पूरा कर चुके हैं और आज कोर्स के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी का हमारा लास्ट लेक्चर है। इसको करंट अफेयर्स के टॉपिक में मैंने डाला है, जो हमारा टॉपिक है डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019 यानी डीएनए टेक्नोलॉजी बिल 2019। इसको करंट अफेयर्स में रखने का रीजन क्या था, क्यों करंट टॉपिक में इंक्लूड किया, प्लस बायोटेक्नोलॉजी में तो है ही है। तो बायोटेक्नोलॉजी में तो इससे आपसे 11 नंबर का क्वेश्चन, 2019 वालों के लिए 15 नंबर का क्वेश्चन या फिर 6 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इसके अंदर की डेफिनेशंस को 3 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आपके सिलेबस में एक अलग से एस्से के लिए करंट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना होता है, और क्योंकि हाल में ये मुद्दा बहुत चर्चा में है तो पूरी संभावना बनती है कि इसके ऊपर आपसे कोई निबंध पूछ लिया जाए। इसलिए हमको इसे ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर इससे हमारा कोई निबंध आ जाता है तो वो भी हम लिख पाए, इसलिए मैं इसको करंट टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर रही हूं। अभी इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आराम से देखो, अच्छे से प्रिपेयर करो। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पूरी की पूरी जैव प्रौद्योगिकी को कितने कॉम्प्रिहेंशन वे में तैयार किया है। और इससे अगर आप सिर्फ पेपर 3 भी परचेस करना चाहते हैं कोर्स में तो भी कर सकते हैं। बाकी पूरे कोर्स में अभी दिवाली का एक मेगा डिस्काउंट चल रहा है। ये सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टूडेंट के तौर पर बोलूंगी, फैकल्टी के तौर पर या रक्षा एकेडमी की टीम के तौर पर बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं खुद यहाँ पर पढ़ भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये चीज पता होना कि इतनी कम कीमतों पर इतना ज्यादा क्वालिटी मटेरियल विथ क्वालिटी एक्सप्लेनेशन विथ टीचर्स कॉन्टेक्ट, बाकायदा जूम मीटिंग होना, 100 बच्चों की सीधे आनंद सर से बात करना, टेलीग्राम चैनल पे हर टीचर के साथ आप पर्सनली बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, चीजें समझ सकते हो। इतने सारे कंपटीशन है आपके, बाकायदा एक एक की कॉपी आप खुद चेक कर सकते हो कि आप कहां स्टैंड करते हो अपने कॉम्पिटिशन के सामने। इतनी सारी चीजें आपको दी जा रही है, लेकिन उसकी कीमत इतनी कम रखी गई है कि हम लेने से पहले शायद बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं इसको। पहले आपको पता है कि सर खुद लाइव आकर ये बता के गए हैं कि आपको एमपीपीएससी प्री का अगर आप बाद में लेंगे तो वही कोर्स आपको 7,000 रुपए में मिलेगा। लेकिन अभी हमारा दिवाली का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको हैप्पी दिवाली कोड को अप्लाई करके यही कोर्स प्रीलिम्स का 2020 के प्रीलिम्स का कोर्स 3,500 रुपए में मिलेगा। ये आप लोग ध्यान रखो, बाद में आपको सेम कोर्स 7,000 रुपए में परचेस करना पड़ेगा। अभी सिर्फ दिवाली तक का 7 डेज का ऑफर है, 3,500 रुपए में आपको एक कोर्स मिलेगा। इसके साथ में आपका मेंस का कोर्स है, जिसकी अभी फिलहाल जो कीमत है वो आपको मिलेगी मेंस की फिलहाल सॉरी ये प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का है। फिलहाल मेंस का जो कोर्स है वो आपको हैप्पी दिवाली कोड के साथ में सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपए में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपए में। और अगर बाद में आप लेंगे तो यही कोर्स आपको 9,000 रुपए में मिलेगा। इट्स अप टू यू कि आपको 4,500 रुपए में लेना है या 9,000 रुपए में लेना है, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि जितना कोर्स अभी तक भी रक्षा एकेडमी ने अपनी मेंस की टीम के साथ कंप्लीट कर लिया है, वो पूरे मध्य प्रदेश में किसी ने इतनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के साथ नहीं किया होगा। विद आपके इन सब में आपको जो वीडियो क्लासेस मिलेंगी, उसकी सबसे अच्छी बात यह कि आप जितनी बार चाहे वीडियो को देख सकते हैं। 1 साल का पूरा आपका सब्सक्रिप्शन है, उस 1 साल में आप एक वीडियो को चाहे तो 365 बार देखिए, चाहे एक बार देखिए। वीडियोस को देखने के ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्वालिटी मटेरियल है, पूरा का पूरा कोर्स परचेज करा गया है। जैसे यूनिट पेपर 3 जो मैं खुद पढ़ा रही हूँ, उसमें आपका एनर्जी कंप्लीट हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया है। अब हम जितने भी वैज्ञानिकों के योगदान थे वो सारे कंप्लीट कर देंगे। पहले से आपका बायोलॉजी कंप्लीट पढ़ा हुआ है, और साथ में आपका प्रीलिम्स के अंदर आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स भी अंजने सर के द्वारा कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि पेपर 3 की स्पीड ही इतनी जा रही है कि आप सोचिए कि हिस्ट्री कितना हो चुका होगा, खुद भूगोल जो है वो आनंद सर आपको लेकर पढ़ाने वाले। तो ये सारी चीजें आपको बहुत कम कीमत पे मिल रही है। इसको बताने का एकमात्र रीजन ये है कि अभी आपको सीधे आधी कीमतों पे मिल रहा है, बाद में इसी के लिए आपको डबल कीमत देनी पड़ेगी। अभी अगर आप प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों कॉम्बो लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स का 3,500 विथ हैप्पी दिवाली कोड, और मेंस का आपको मिलेगा 4,500 रुपए में। और अगर आप प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों साथ में लेना चाहते हैं तो आप अभी इसको खरीद सकते हैं 7,499 रुपए में। अगर इस ऑफर के बाद में आप इसको खरीदेंगे तो यही आपको 15,000 रुपए में पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या
कोर्स लेना चाहते हैं, क्या नहीं लेना चाहते हैं, कहां पैसा फंसाना चाहते हैं, कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इतना कंफर्म है कि मैं खुद बहुत सारी कोचिंग से पढ़ी हुई हूं। एक बार टीचर आता है, पढ़ा के जाता है, 10 दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको चाहे जितनी भी क्वेश्चन पूछनी, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टीचर आपको दोबारा चेहरा आकर नहीं दिखाता। यहाँ पे आपके लिए हर सब्जेक्ट का टीचर 365 डेज 24/7 अवेलेबल है। आप मैसेज कीजिए, आपको आंसर मिलता है। आप चाहें तो टॉप 100 के बच्चों से खुद बात कीजिए। यहाँ पे अभी टॉप 100 का जो 2090 का बैच चल रहा है उसमें 600 प्लस स्टूडेंट्स है, और जो टॉप 100 का 2020 का बैच है उसमें 100 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अब नाउ इट्स टोटली अप टू यू, इतनी कम कीमतों पर इतनी गुणवत्ता का चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि रक्षा एकेडमी का जो ध्येय है कम से कम कीमत पे अधिक से अधिक गुणवत्ता उपलब्ध कराना, वो आपको हर टीचर के हर सब्जेक्ट में पढ़ाने के तरीके से और उनके नोट्स के तरीके से पता चल जाएगी। और प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की टेस्ट सीरीज, सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज आप लेने जाओगे तो वो आपको मार्केट में 5000 से 7500 के बीच मिलती है। यहाँ पे आपको 7500 में पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो रहा है। अभी आपके ऊपर है। चलो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है डीएनए प्रौद्योगिकी बिल। इसको पढ़ाने का ये रीजन बता चुकी हूँ कि आपके एसए का जो टॉपिक है, करंट टॉपिक, उसमें ये पूछा जा सकता है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम इसको पेपर 3 में पूछे जाने के अकॉर्डिंग तो तैयार करेंगे ही, साथ में हम इसको एसए के अकॉर्डिंग भी तैयार करेंगे। तो चलो इसकी भूमिका से शुरुआत करते हैं कि क्या आया डीएनए प्रौद्योगिकी बिल, क्यों लेकर आए, क्या भूमिका बनी, वर्तमान में क्यों ये आपका न्यूज में आया। हमारे यहाँ पर आप सबको पता है कि ये पता कराने के लिए कि ये बच्चा इन्हीं का है, ये इन्हीं के माता पिता है, ये मर्डर करने वाला यही व्यक्ति था, क्या इसी ने इसका रेप किया है, क्या ये जो लाश पड़ी है ये इसी व्यक्ति की है जो इस फोटो में। ये सब आपने क्राइम पेट्रोल, सीबीआई, सीआईडी जैसे जो सीरियल्स हैं वो देख के आपने देखा होगा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू इस तरह की पहचान, इस तरह की जांच की जाती है। यानी कि आपराधिक गुत्थियों को सुलझाने में इस डीएनए प्रोफाइलिंग का इतना बड़ा योगदान है कि आज ये फोरेंसिक साइंस का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बन चुका है ना। उसके अलावा गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान करनी हो, पितृत्व विवाद सुलझाने हो, इन सब में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। भारत में सन 1990 के दशक से इसका प्रयोग किया जा रहा है। जब तब से प्रयोग किया जा रहा है तो फिर ये बोला गया कि भैया अभी बिना कानून के तहत इसका प्रयोग किया जा रहा है। मतलब हाँ, ये कोर्ट के द्वारा मान्य सबूत है, डीएनए प्रोफाइलिंग कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा मान्य सबूत है, लेकिन इसको विशेषकर किसी कानून के तहत नहीं अप्लाई किया गया है। तो इसके लिए हम कानून ले आए ताकि भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस भी लग जाए। अगर कोई इसके तहत कोई अपराध करता है तो वो भी पकड़ में आ जाए। तो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए बिल लेकर आया गया। बिल लाया गया लोकसभा में। अब वर्तमान की कंडीशन बता रही हूँ, लोकसभा में पारित हो गया। लोकसभा में पारित होने के बाद जब वो राज्यसभा में गया तो उसे वहां की स्टैंडिंग कमेटी को, जो स्थायी संसदीय स्थायी समितियां होती है, उसको जांच के लिए भेज दिया गया। जब संसदीय जांच समिति के पास ये बिल पहुंचा तो इसको उन्होंने जब चेक किया तो उनको इसमें बहुत सारी कमियां मिली। उन्होंने सदन से सिफारिश की कि पहले इन कमियों में संशोधन किया जाए, उसके बाद इस बिल को लाया जाए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बिल नहीं है। डीएनए टेक्नोलॉजी बिल है जो व्यक्ति की निजता का सबसे बड़ा उल्लंघन साबित हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम संशोधन अनिवार्य है, उसी के बाद इस बिल को अधिनियम बनाने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए। तो मुद्दा यह उठता है कि संसदीय समिति ने ऐसी कौन सी कमियां इस बिल में निकाली, वो हमको पता होना चाहिए। कि अगर संसदीय समिति ने कमियां निकाली है मतलब वास्तव में कोई कमियां रही होंगी जो हमारे क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछी जा सकती हैं। तो हम चलते हैं, इसकी भूमिका हमने पता चली कि वर्तमान में ये मुद्दा चर्चा में क्यों रहा, क्यों हमारी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें किस तरह से काम किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग बनाई जाती है। डीएनए प्रोफाइलिंग में अपने कोर्स में पूरे एक लेक्चर में बाकायदा चित्र के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूं, जिसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की 100% गारंटी। इतनी बेहतरीन तरीके से वो चित्र वगैरह के साथ बनाया गया है, इतनी गारंटी एमपी में आपको उस लेवल का डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं समझाया गया होगा। और ये प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्योंकि इस बार करंट में दोबारा पूछे जाने की संभावना है। जिसने नहीं देखा एक बार जाके आप वो वीडियो देखना जरूर। क्या होता है डीएनए प्रोफाइलिंग? डीएनए प्रोफाइलिंग को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, जिस पर यह बिल आधारित है। डीएनए प्रोफाइलिंग को ही क्या कहा जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये बिल पूरी तरह से इसी एक शब्द के ऊपर आधारित है। इसमें होता क्या है, फटाफट शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूं। मान लीजिए एक जगह पर आपका हो चुका है
कोई अपराध हो गया, मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, वो मर्डर करते समय वहां पर सिर्फ 2 ही व्यक्ति उपलब्ध थे, एक या तो वो मर्डर करने वाला और दूसरा जिसका मर्डर हो चुका है। किसी ने नहीं देखा, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कैसे पता चले कि आखिर इस लाश का मर्डर किसने किया है। लेकिन वहां पे हमको उस मर्डर करने वाले व्यक्ति का कुछ तो अंश मिलेगा, कोशिकीय, चाहे उसके बाल का टुकड़ा मिले, नाखून का टुकड़ा मिले, ब्लड मिले, कुछ भी कुछ ऐसा मिलता है जिससे हम उठाते हैं नमूना, डीएनए सैंपल। क्या उठाया हमने? डीएनए सैंपल। इस डीएनए सैंपल से हम निकालते हैं डीएनए और उस डीएनए के ऊपर हम करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये सब मैं अपने कोर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पर एक तरह से मैं रिकॉल कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। छोटे से शब्दों में बताओ तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए को रेप्लिकेट करता है, मतलब उसकी डबलिंग करके उसकी संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि जिस स्थान से आपने डीएनए उठाया है वहां से डीएनए का इतना बारीक टुकड़ा मिला है कि इतनी लंबी सालों की जांच प्रक्रिया अगर चली और वो डीएनए का एक मामूली सा छोटा टुकड़ा जो आपकी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है वो घूम गया, खो गया, तो आपकी जांच का एकमात्र सबूत आपके हाथ से छूट जाएगा। इसलिए हम उस डीएनए को निकाल के उसकी बहुत सारी कॉपी बना के अपने पास रख देते हैं और इस प्रकार से हमको ये मिल जाता है डीएनए। अब क्योंकि इस डीएनए में बहुत सारी सूचनाएं अपने अंदर केंद्रित रखता है, आनुवंशिक सूचनाओं का भंडार होता है डीएनए, लेकिन हम सबको पता है कि हर व्यक्ति का डीएनए अपने आप में यूनिक होता है। मेरा डीएनए किसी और व्यक्ति से नहीं मिलेगा, चाहे इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं। क्यों नहीं मिलेगा? वो नहीं मिलेगा जंक डीएनए के आधार पर। जंक डीएनए क्या होते हैं इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो जंक डीएनए को हम इसमें पहचानेंगे कि आखिर इस डीएनए का जंक डीएनए कौन सा है, इस डीएनए का रेप्लिकेट करने वाला डीएनए कौन सा है, इस डीएनए का सैटेलाइट डीएनए कौन सा है। सैटेलाइट डीएनए, रेप्लिकेट डीएनए या फिर जंक डीएनए, एक ही डीएनए को कहा जाता है। ये वो डीएनए होता है जो पूरी पृथ्वी पर मानव में जैव विविधता उत्पन्न करने का कारक है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं उनका 99.9% डीएनए समान होता है, केवल 0.1% ही डिफरेंस करता है। जो पूरी पृथ्वी की जैव विविधता के लिए उत्तरदायी होता है वो 0.1% डीएनए जंक डीएनए कहलाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में कोई विशेष कार्य नहीं करता है, केवल अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी संख्या को डबलिंग करके हमारे अंदर जैव विविधता उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसीलिए हम इसको जंक डीएनए, सैटेलाइट डीएनए या फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो इस डीएनए में से हमको इस जंक डीएनए की जांच करनी कि जंक डीएनए कौन सा है, क्या इसका जंक डीएनए इस संदिग्ध व्यक्ति के जंक डीएनए से मैच करता है तो फिर यही मर्डरर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, काट लेंगे। किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होती है? आणविक कैंची। ये सब मैं कोर्स में बता चुकी हूँ। इस आणविक कैंची से हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। अब इसमें काटे हुए में बहुत सारी सूचनाएं, मान लो हमको वहां से उसके बाल का टुकड़ा मिला तो उस बाल का प्रोटीन कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ग्रोथ कैसी होगी, बहुत सारी सूचनाएं। हमको तो सिर्फ जंक डीएनए की सूचना चाहिए, इसलिए अब हम इसका क्या करेंगे, पृथक्करण करेंगे, मतलब इसको छान लेंगे। पृथक्करण करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोपोरेसिस करेंगे। क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोपोरेसिस। नहीं पता चल रही है प्रक्रिया तो मैं बिना समझाए ये चीज आगे भी नहीं बढ़ सकती हूँ, और ये मैं ऑलरेडी एक बार कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इलेक्ट्रोपोरेसिस की प्रक्रिया के लिए हम एगारेस जेल लेंगे। एगारेस जेल, इस एगारेस जेल के अंदर हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ये जो डीएनए थे ये पृथक्कृत होकर छन जाएंगे। तो जो बड़ा डीएनए होगा वो ऊपर रह जाएगा, छोटे डीएनए और अंदर जाएंगे और छोटे डीएनए सबसे नीचे जाके एकत्रित हो जाएंगे। अब इस डीएनए को हम नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर पर छाप लेंगे। नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर पर, नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर पर हम क्या करेंगे, इसको छाप लेंगे। तो ये हमको यहाँ पर इस फिल्टर पेपर पे इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन अभी तक हमको सिर्फ डीएनए मिला है कि अच्छा ये छोटा डीएनए ऊपर, उससे सबसे छोटा डीएनए नीचे, फिर उससे बड़ा डीएनए, फिर उससे बड़ा डीएनए। अभी इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, क्या इसमें प्रोटीन बनाने के बारे में लिखा हुआ है या इसमें जंक डीएनए का फॉर्मूला लिखा हुआ है? ये पढ़ने के लिए हमको इसके ऊपर लाइट डालनी पड़ेगी, मतलब एक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसका नाम है रेडियो एक्टिव प्रोब। रेडियो एक्टिव प्रोब व एक्सरे रेज डालेंगे हम इस पे, एक्सरे। तो क्या होगा, एट द लास्ट इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है हमको वो पता चल जाएगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है
क्या, तो इस तरह से हमको इसके ऊपर जो भी सूचनाएं लिखी हुई है वो मिल जाएंगी। हमको पता चल जाएगा जंक डीएनए की सूचना कौन सी है। मान लो इस जंक डीएनए में एबीसी लिखा हुआ है, हमारा जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके जंक डीएनए में भी एबीसी लिखा हुआ है, और ये जंक डीएनए किसी का समान हो ही नहीं सकता, तो ये आपका समान हो रहा है, मतलब ये आपका ही डीएनए का टुकड़ा वहां पे पड़ा हुआ था, आपका डीएनए का टुकड़ा आप वहां पे पड़ा हुआ था, मतलब आप ही अपराधी हो, आप ही हत्यारे हो। इस तरीके से डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कही जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहने का उद्देश्य यह नहीं होता कि वो उंगलियों के छापे के समान उसकी आकृति है या ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी उंगलियों के निशान भी पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं होते, उसी प्रकार हमारा डीएनए का प्रारूप भी पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं होता। तो क्योंकि ये दोनों अपने आप में अद्वितीय होते हैं, इसीलिए इसके आधार पर इसका नाम रखा गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इस पूरी प्रोसेस में हमने डीएनए कैसे फिंगरप्रिंटिंग की जाती है वो प्रोसेस निकाली। इसी प्रक्रिया के आधार पर हमारा ये डीएनए प्रोफाइलिंग बिल आया है। अगर मैं अब डीएनए प्रोफाइलिंग की परिभाषा बताऊं आपको, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा बताऊं कि करता क्या है, प्रोसेस तो मैंने बता दी। ये क्या करता है, पहचान करता है व्यक्तियों की। किस आधार पर, आनुवांशिक स्तर पर व्यक्तियों की पहचान करता है। आनुवांशिक स्तर पर व्यक्तियों की पहचान, क्योंकि हमने डीएनए के द्वारा व्यक्ति की पहचान की कि हाँ यही हत्यारा था, तो आनुवांशिक स्तर पर व्यक्तियों की पहचान करता है। और ये पहचान जिस जंक डीएनए के आधार पर करता है वो 17 अंक का एक अंकगणितीय नंबर होता है। 17 अंक का एक अंकगणितीय नंबर होता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि प्रत्येक मानव में पाए जाने वाले डीएनए पुनरावृत्तियां हमेशा अलग अलग होती है, किसी मानव में समान नहीं होती, यानी कि प्रत्येक मानव का डीएनए प्रारूप अद्वितीय होता है। जो जंक डीएनए है वो उसका अद्वितीय होता है। इस आधार पर डीएनए प्रोफाइलिंग काम करता है। किस वस्तु से या किस अवशेष से, किस अवयव से डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, व्यक्ति के किसी भी कोशिकीय अवयव से की जा सकती है, चाहे बाल का टुकड़ा हो, चाहे लार हो, चाहे वीर्य हो, चाहे रक्त हो, चाहे कोई भी कोशिकीय अवयव या ऊतक हो, उसके द्वारा हम डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। ये था डीएनए प्रोफाइलिंग का थोड़ा सा बेस, कि जो डीएनए प्रोफाइलिंग बिल हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली है क्या। भारत में ये जो बिल लेकर आया गया है डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, जिससे उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों की पहचान करना, क्योंकि डीएनए प्रोफाइलिंग का कार्य ही है व्यक्तियों की पहचान करना। किस आधार पर, आनुवांशिक आधार पर। तो हाँ, हम भी व्यक्तियों की पहचान करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों की पहचान करना। पहला चीज, अब हम अपने बिल पे आ गए हैं, तो पहला उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की पहचान करना। किन किन व्यक्तियों की पहचान की जाएगी इसमें, गुमशुदा व्यक्तियों की, जैसे बच्चे लापता हो जाते हैं, कोई लोग लापता हो जाते हैं, लापता का गुमशुदा का पिक्चर दिखता है, तो गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान। पीड़ितों की पहचान, जैसे क्या सच में, जैसे लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उससे न्यायालय में ऐसे ही सवाल पूछता है वकील कि क्या सच में तुम्हारा ही बलात्कार हुआ है, उसको उसका बलात्कार हुआ है, इस बात की भी सबूत देनी पड़ती है। वो सबूत किससे दी जाती है, इसी डीएनए प्रोफाइलिंग बिल से। तो पीड़ितों की पहचान, दोषियों की पहचान की जाएगी कि हाँ इसी ने इसका रेप किया, इसी ने इसका मर्डर किया है, वो मैंने आपको बताया कि किस प्रोसेस से हम करेंगे। विचाराधीन कैदियों की पहचान, जितने भी विचाराधीन कैदी हैं उनका क्या कर लिया जाता है, पूरा डेटाबेस तैयार कर लिया जाता है डीएनए का, ताकि अगर भविष्य में वो कोई अपराध करे तो हम सीधे उनको पकड़ ले। और अज्ञात मत व्यक्तियों, मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, कोई आतंकवादी गतिविधि हो गई, ऐसे में जब लोग मरते हैं तो उनका पूरा चेहरा क्षत विक्षत हो जाता है, उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनके डीएनए की जांच करके और अन्य व्यक्तियों से उस डीएनए को मैच करके पता किया जाता है कि ये व्यक्ति कौन है। तो इस तरह से अज्ञात मृत व्यक्तियों की पहचान। तो पहला, भारत में डीएनए प्रोफाइलिंग बिल लाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है व्यक्तियों की पहचान। किन व्यक्तियों की पहचान, गुमशुदा व्यक्तियों की, पीड़ित व्यक्तियों की, दोषियों की, विचाराधीन कैदियों की, अज्ञात व्यक्तियों की। ठीक है, इन सारी व्यक्तियों की पहचान करने के लिए, ताकि एक तो हमारे यहाँ पे लापता व्यक्तियों की पहचान की जा सके, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि भारत में हर साल 1 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं। तो बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या नहीं, और बच्चे तो भविष्य निर्माता है हमारे। तो इससे गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान हो जाएगी, पीड़ितों और दोषियों और विचाराधीन कैदियों की पहचान होगी, तो हमारी न्याय प्रणाली सुदृढ़ होगी। आज जिस न्याय को होने में 20 साल, 25 साल, 50 साल लग जाते हैं, वो कुछ ही सालों के अंदर त्वरित गति से होगा। तो इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए, और इसमें फिर हमने डाले कुछ मुख्य प्रावधान। सबसे पहले मुख्य प्रावधान डाला कि ठीक है, आप डीएनए डेटा का परीक्षण करोगे, जैसे क्राइम सीन हुआ या कोई पीड़ित हुआ, उसने बोला मेरे साथ रेप हुआ है, या इसने मेरे भाई का मर्डर, मेरी बहन का मर्डर, या मेरे नोन पर्सन का मर्डर किया है,
तो आप क्या करोगे, वहां से डीएनए का परीक्षण करना पड़ेगा। पहले आप वहां से डीएनए का नमूना लोगे, जिन जिन व्यक्तियों से आपको शक है कि हाँ इन्होंने ये अपराध किया है, उस डीएनए के नमूने को उन सबके साथ मैच कराओगे। तो आप डीएनए का परीक्षण जब कर रहे हो तो किन किन प्रावधानों के तहत और किन किन अधिनियमों के तहत आप डीएनए का परीक्षण कर सकते हो, क्योंकि डीएनए छोटी मोटी चीज नहीं है। डीएनए हमारी संपूर्ण आनुवांशिक सूचनाओं का भंडार है। जब हमें छोटी सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता लगता है और बड़ी से बड़ी हैकिंग के द्वारा हम पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं, तो जब हमें व्यक्ति की संपूर्ण जैविक संरचना की आनुवांशिक सूचनाओं का पता चल जाएगा तो हम कितना बड़ा अपराध कर सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इससे बचने के लिए हमें स्पष्ट करना होगा कि अगर ये पर्टिकुलर अपराध इस धारा के तहत होता है तो ही जांच अधिकारी डीएनए का परीक्षण करेंगे, अन्यथा नहीं। कुछ स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक किया गया, क्या स्पेसिफिक किया गया? डीएनए प्रौद्योगिकी का बिल का पहला मुख्य प्रावधान, डीएनए प्रोफाइल तैयार करते समय जांच अधिकारियों द्वारा व्यक्तियों के शारीरिक नमूने को एकत्र किया जा सकता है। अधिकारियों को कुछ स्थितियों में संग्रह के लिए व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसे 7 वर्ष से कम सजा के मामले। कुछ मामलों में यदि व्यक्ति की, एक सेकंड में कुछ और पढ़ के आपको बता रही हूं। पहला हमारा था डीएनए डेटा का प्रयोग। उसमें क्या है, विधेयक के अंतर्गत डीएनए परीक्षण की अनुमति केवल विधेयक की अनुसूची में उल्लेखित मामलों जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत किए गए अपराधों, पितृत्व विवादों या असहाय बच्चों की पहचान के लिए की जाएगी। मतलब उस बिल में स्पेसिफाई किया गया है कि अगर ये अपराध होता है, अगर ये घटना घटती है, अगर ये व्यक्ति लापता होते हैं तो ही आप डीएनए परीक्षण करोगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि डीएनए की जांच के मिसयूज की संभावना बहुत ज्यादा है। पहली चीज क्या बताई, डीएनए डेटा का प्रयोग कब करना है, उसका परीक्षण कब करना है। दूसरी चीज हमको क्या बताई, डीएनए का संग्रह। डीएनए का संग्रह मतलब जब आप डीएनए लेओगे, उसको कुछ समय अपने पास इकट्ठा करोगे, तो डीएनए लेने से पहले मान लो कोई मेरा डीएनए का परीक्षण करने आया तो पहले मेरी अनुमति लेनी होगी। अगर मैं हाँ करूंगी कि ठीक है आप मेरा डीएनए टेस्ट कर सकते हो तो ही आप करोगे, और अगर मैं मना कर दूंगी तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, अगर मैंने 7 साल से कम का अपराध किया है, मैंने ऐसा कोई अपराध किया है जिसके लिए मुझे जो सजा मिलेगी वो 7 वर्ष से कम की होगी, तो मुझसे अनुमति लेंगे। अगर मैंने ऐसा कोई अपराध किया है जिसके लिए मुझे 7 वर्ष से ज्यादा की सजा मिलेगी तो मेरी अनुमति नहीं ली जाएगी। अब मान लो मैंने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें मैंने 7 वर्ष से, मुझे जो सजा मिल रही है वो 7 वर्ष से कम की ही है, स्टिल अगर जरूरी है, राष्ट्र हित में है, सार्वजनिक हित में है और मैंने अनुमति नहीं दी है कि आप मेरा डीएनए परीक्षण करो, तो भी कुछ मामलों में स्वयं मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति देगा कि आपने चाहे अनुमति नहीं दी है, मैं अनुमति दे रहा हूं कि आपका डीएनए परीक्षण किया जाए। तो मतलब डीएनए का संग्रह करने से पहले आपको उस व्यक्ति की अनुमति लेनी होगी अगर उसने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें 7 वर्ष की कम की सजा मिलती है। अगर वो व्यक्ति अनुमति दे देता है तो ठीक है, अगर वो अनुमति नहीं दे रहा है लेकिन मामला जरूरी है तो मजिस्ट्रेट उस केस में अनुमति दे सकता है। अगर किसी ने 7 साल से ज्यादा का अपराध किया है तब तो उसकी अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है, आप सीधे डीएनए डेटा को उठा सकते हो। फिर तीसरा प्रावधान है डीएनए डेटा बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपसे 3 नंबर या 5 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है, इसको हमें पूरा अलग से प्रिपेयर करना है। क्या है डीएनए डेटा बैंक? बैंक में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सेव करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। वैसे ही डीएनए डेटा बैंक को हमने जो भी डीएनए का टेस्ट किया है उसको हम बचा के रखेंगे। समझ में आया? बैंक में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं। तो डीएनए डेटा बैंक में हमने जिस डीएनए का परीक्षण किया है हम उसकी जानकारी को यहां पर बचा के रखेंगे। डीएनए डेटा बैंक एक बनेगा राष्ट्रीय स्तर का और एक बनेगा क्षेत्रीय स्तर का। क्षेत्रीय स्तर पर एक राज्य चाहे तो अपने यहाँ अकेले बना सकता है या 2 या अधिक राज्य मिलकर अपने यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक बनेगा राष्ट्रीय और बाकी बनेंगे क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक। ये क्या काम करेंगे, प्रयोगशाला द्वारा तैयार डीएनए का संग्रहण करने का कार्य करेंगे और ये डीएनए डेटा बैंक उस डीएनए को निम्नलिखित सूचकांकों के तहत संग्रहित करके रखेगा, जैसे अपराध स्थल सूचकांक, संदिग्ध व्यक्ति सूचकांक, अपराधी सूचकांक, लापता व्यक्ति सूचकांक, अज्ञात मृत व्यक्ति सूचकांक। मतलब वो डीएनए किस व्यक्ति से संबंधित है उसके आधार पर उसका इंडेक्स बनाकर डीएनए डेटा बैंक में संग्रहित किया जाएगा। ठीक है,
इस डीएनए डेटा बैंक को हम एक बार नोट से देख लेते हैं, क्योंकि आपसे अलग से डीएनए डेटा बैंक पूछा जा सकता है। डीएनए डेटा बैंक क्या है? विधेयक में एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और प्रत्येक राज्य अथवा 2 या अधिक राज्यों के लिए क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्या कार्य करेंगे ये? डीएनए प्रयोगशालाओं को उनके द्वारा तैयार डीएनए डेटा को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों के साथ साझा करना आवश्यक होगा। प्रत्येक डेटा बैंक को डेटा की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए सूचकांक बनाए रखने की आवश्यकता होगी, जैसे अपराध स्थल सूचकांक, संदिग्ध या विचाराधीन व्यक्तियों के सूचकांक, अपराध सूचकांक, लापता व्यक्ति सूचकांक और अज्ञात मृतक व्यक्तियों का सूचकांक। अगला आपका पॉइंट आता है डीएनए प्रोफाइल को हटाना। मतलब मुझे किस व्यक्ति की डीएनए प्रोफाइल लेनी है, प्रयोगशाला में टेस्ट के लिए गई, कितने समय तक उसकी उस जानकारी को बना के रखा जाएगा और कब नष्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि हमेशा तो हम किसी के डीएनए से जो भी जानकारी, आनुवंशिक जानकारी हमको मिली, हम सेव करके नहीं रख सकते, क्योंकि अगेन मिसयूज होने के चांसेस है। तो कब लेना है, कितने समय तक लेना है और कब हटा देना है, ये सारा हर बार मापदंड तय किए जाएंगे उसके और नियमों के तहत विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ठीक है। फिर अगला इसमें मेन प्रावधान क्या है? डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अलग से इसको पूछा जा सकता है। डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड या इसी का एक और नाम है डीएनए नियामक बोर्ड। डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड या डीएनए नियामक बोर्ड, नाम से पता चल रहा है कि पूरा रेगुलेट करेगा ये। नियामक मतलब रेगुलेटरी बोर्ड। तो इस विधेयक यानी डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक के संपूर्ण प्रावधानों को लागू करने का उत्तरदायित्व इसी बोर्ड का है। पहला बोर्ड, अगर आपसे पूछा जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड, तो आपको पहली लाइन में क्या लिखना है? डीएनए प्रौद्योगिकी बिल 2019 के सभी प्रावधानों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? इस डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड के ऊपर। इसका मुख्यालय कहां पर होगा? हैदराबाद में इसकी एक मेन ब्रांच होगी, चाहे तो और इसकी क्षेत्रीय ब्रांच हम बना सकते हैं। ये क्या क्या कार्य करेगा? ये जितने भी कार्य डीएनए प्रौद्योगिकी बिल के तहत हो रहे हैं उनको मान्यता प्रदान करेगा, प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, शोध और विकास को बढ़ावा देगा डीएनए प्रोफाइलिंग के क्षेत्र के अंतर्गत। हम इसको देख लेते हैं नोट्स में से, क्योंकि ये हमसे अलग से पूछे जाने की संभावना बनती है। डीएनए नियामक बोर्ड। डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड के पास उक्त अधिनियम को लागू करने की शक्तियां होंगी। इसका मुख्य कार्यालय हैदराबाद में होगा और आवश्यकता होने पर अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना संभव है। क्या कार्य करेगा ये? डीएनए प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया का निर्धारण, मतलब अगर कोई प्रयोगशाला डीएनए टेस्टिंग के लिए लगाई जा रही है तो उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो किन नियमों का पालन करेगी, वो सारी प्रक्रिया का निर्धारण और उनके लिए मानक तय करना और ऐसी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करना। प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षण, निगरानी और निरीक्षण की जिम्मेदारी, मतलब एक बार स्थापित करने के बाद बार बार उनके काम की जांच करने का कार्य करेगा। यह बोर्ड डीएनए संबंधी मामलों का समाधान करने के लिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को प्रशिक्षण देने के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की सारी पुलिस को यह भी नहीं पता होता है कि वो जो नमूना है वहां से डीएनए का, वो कैसे लेना है। अगर आपने आरुषि मर्डर केस की मूवी देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि पुलिस वाला गया, जो खून का दाग था उसको कलर का निशान कह के उसने वो धब्बा ही मिटा दिया। मतलब जितने भी डीएनए के नमूने लेने के जितने भी सैंपल्स थे उन सबको खुद पुलिस वाले ने जाके मिटा दिया, वो भी उसकी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये इतने इंपॉर्टेंट साक्ष्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से उन पुलिस वालों को क्या क्या प्रशिक्षण, क्या क्या ट्रेनिंग दी जाए कि अगर वो क्राइम सीन के ऊपर जाए, उस घटना स्थल पर जाए जहां पर कोई अपराध हुआ है, तो उनको किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है ताकि वो किसी सबूत को वहां पे नष्ट न कर दे। तो वो प्रशिक्षण देने का काम भी ये डीएनए नियामक बोर्ड करेगा। अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप डीएनए परीक्षण से संबंधित मुद्दों पर नैतिक और मानवीय अधिकारों के संबंध में सलाह देना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर डीएनए प्रोफाइलिंग से रिलेटेड कोई नियम बने हुए हैं, मानवाधिकारों के संबंध में कोई नियम बने हुए हैं, तो भारत गलती से भी उनका हनन ना कर दे, उस बात का ये ध्यान रखेगा। जैसे यूनेस्को ने डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए कोई नियम बनाए हैं, वो हम आगे देखेंगे कि वो नियम क्या है। डीएनए परीक्षण और संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों की सिफारिश करना कि भारत में डीएनए प्रोफाइलिंग के क्षेत्र में कार्य को बढ़ावा मिल सके। ये पूरा था हमारा डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड या डीएनए नियामक बोर्ड। अगला जो मुख्य प्रावधान है इसका वो होंगी डीएनए प्रयोगशालाएं। डीएनए प्रयोगशालाएं का मुख्य कार्य क्या होगा? टेस्टिंग करना,
ठीक है, मतलब प्रयोगशालाएं क्या करेंगी, जहां से डीएनए का सैंपल आएगा वहां से जो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई थी कि उस सैंपल से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके डीएनए को निकालेंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको काटेंगे, फिर उसका पृथक्करण करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज पर उसको छापेंगे, फिर रेडियो एक्टिव प्रोब के द्वारा उसमें देखेंगे कि जंक डीएनए में क्या लिखा हुआ है। ये पूरी प्रोसेस किसमें करनी है, टेस्टिंग में, डीएनए प्रयोगशाला में। अब अगर इसको जो जो नियम बताए गए हैं ये उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो जो डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड है वो इसकी मान्यता को रद्द कर सकता है। और क्या क्या बाध्यता है, मतलब वो कौन से नियम है जिनको ये नहीं मानेगी तो इसकी मान्यता रद्द हो जाएगी, इसको हम नोट्स में से देख लेते हैं। क्या है डीएनए प्रयोगशालाएं, डीएनए टेस्टिंग करने वाली किसी भी लेबोरेटरी को बोर्ड से, कौन से बोर्ड से, डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड से आधिकारिक मान्यता प्राप्त करनी होगी। बोर्ड इस मान्यता को निम्नलिखित कारणों से रद्द कर सकता है। पहला कारण, अगर लेबोरेटरी डीएनए टेस्टिंग करने में असफल होती है, और दूसरा, मान्यता से जुड़ी शर्तों को पूरा करने में असफल होती है। क्या शर्तें हैं वो, मान्यता, और अगर इसकी मान्यता रद्द हो जाती है तो ऐसा ही नहीं कि सीधी रद्द हो गई, ये अपील भी कर सकती है। मान्यता रद्द होने पर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अथॉरिटी के समक्ष अपील की जा सकती है, यानी कि अपील की संभावना है यहाँ पर। क्या है डीएनए लेबोरेटरीज के लिए बाध्यताएं, डीएनए सैंपल्स के कलेक्शन, स्टोरिंग, टेस्टिंग और विश्लेषण में गुणवत्ता आश्वासन के मानदंडों का पालन करना। मतलब जब आप डीएनए की टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें गलत होने के चांसेस मिनिमम होंगे, आप सही तरीके से टेस्टिंग करोगे, विश्वसनीय तरीके से गुणवत्तापूर्ण मानकों का ध्यान रखते हुए टेस्टिंग करोगे, वो चीज है। डेटा बैंक में डीएनए सैंपल जमा करना, मतलब मान लो एक लेबोरेटरी है, उसने जैसे ही डीएनए का परीक्षण किया, पता चला ये जंक डीएनए मैच कर रहा है, आप सीधे उसको उठा के डीएनए डेटा बैंक में भेज दो। डीएनए का सैंपल, डीएनए का जो भी परीक्षण आया है वो कुछ भी लेबोरेटरी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां से किसी गलत हाथों में वो सैंपल लग के, वो परीक्षण लग के उसका मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है उनको, डेटा बैंक में डीएनए सैंपल्स तुरंत जमा कराना है। फिर जारी मामलों के लिए सैंपल जमा करने के बाद लैब से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बायोलॉजिकल सैंपल की जांच अधिकारी को लौटा दे। मतलब जिस किसी भी चीज से उसने उस डीएनए का टेस्ट किया था, बाल का टुकड़ा हो, नाखून का टुकड़ा हो, कोई कोशिकीय अवयव हो, ब्लड सैंपल हो, जिस किसी भी चीज से आपने डीएनए का परीक्षण किया है वो नमूना भी आपको बायोलॉजिकल, जो भी आपने उसका नमूना लिया है वो जांच अधिकारी को लौटा रहा है। मतलब आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं रहनी चाहिए लेबोरेटरीज के पास जिसके मिसयूज होने की संभावना आगे जाके बढ़ जाती है। और क्या बाध्यताएं हैं इनकी, दूसरे सभी मामलों में सैंपल नष्ट कर दिए जाने चाहिए और संबंधित व्यक्ति को इस बारे में सूचना दी जानी चाहिए। मतलब मान लीजिए मेरा डीएनए सैंपल लिया गया, मेरा जो भी कोर्ट केस चल रहा था वो फाइनल हो गया और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब मेरे डीएनए सैंपल का क्या काम, उसको तुरंत नष्ट कर देना चाहिए और मुझे इस बात की सूचना भी दी जाएगी कि आपका डीएनए सैंपल नष्ट कर दिया गया है। तो ये सारी बाध्यताएं किनकी है, डीएनए लेबोरेटरीज की, प्रयोगशाला की। क्यों लगाई गई, क्योंकि सबसे ज्यादा मिसयूज होने की संभावना डीएनए लेबोरेटरीज से होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो कानूनी रूप से इतने जानकार नहीं होते और उनको आसानी से पैसे देकर खरीदा जा सकता है, और यहाँ से अगर मिसयूज हुआ तो पूरा के पूरे डीएनए प्रोफाइलिंग बिल के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। इसलिए इनके लिए इतनी सारी बाध्यताएं रखी गई हैं। अगला मेन जो प्रावधान किया गया इसमें वो किया गया अपराध। मतलब इस डीएनए प्रोफाइलिंग बिल के नियमों का अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये थे इसके मुख्य प्रावधान। तो अभी तक हमने जो जो देखा हम एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डीएनए प्रोफाइलिंग बिल अगर हमारे यहाँ पे लाया गया है तो आखिर डीएनए प्रोफाइलिंग है क्या। ये क्या है, व्यक्तियों की आनुवांशिक पहचान करने का तरीका जिसमें 17 अंक का एक अंकगणितीय नंबर जारी किया जाता है, जिसके आधार पर जांच की जाती है कि मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो देखा कि हर व्यक्ति का डीएनए प्रारूप अद्वितीय होता है। अब उसके बाद हमने देखा कि भारत में डीएनए प्रोफाइलिंग बिल को लाने का उद्देश्य क्या था, व्यक्तियों की पहचान करना, किन किन व्यक्तियों की पहचान करनी थी वो हमने देखी। उसके बाद हमने देखे मुख्य प्रावधान। तो मुख्य प्रावधानों में सबसे पहले हमने देखा डीएनए डेटा का प्रयोग, मतलब कौन सा अपराध होगा तभी आप डीएनए डेटा का परीक्षण करोगे, अन्यथा नहीं। वो बाकायदा लिखा हुआ है कि आप 1860 का जो आईपीसी है उसके तहत कोई अपराध हुआ है तो लिखोगे, पितृत्व विवाद हो रहे हैं तो आप डीएनए परीक्षण करोगे, बाकी चीजों में आप डीएनए परीक्षण नहीं करोगे। फिर डीएनए का संग्रह करना है तो कब अनुमति लेनी है, कब अनुमति नहीं लेनी है वो बताया है। डीएनए डेटा को आप एकत्रित करके रख रहे हो तो कब उसको हटाना है, कब तक रखना है, वो सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा डीएनए डेटा बैंक, डीएनए नियामक बोर्ड या डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड, डीएनए प्रयोगशालाएं, और लास्ट में अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो ये उसके अपराध।
ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने के बाद ये पूरा नियम इस तरह से बना और बनकर गया राज्यसभा में, जहां पर इसको सौंपा गया संसदीय स्थायी समिति को। संसदीय स्थायी समिति ने जब देखा इसको तो उसको इसमें दिखाई दी कुछ कमियां, जिसके मिसयूज होने के चांसेस भविष्य में बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने उनकी कमियों को बताते हुए कहा, संसदीय स्थायी समिति ने, कि पहला, संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग, मतलब क्योंकि डीएनए आपकी बहुत महत्वपूर्ण आनुवंशिक जानकारी को लेकर रखता है, आपकी शारीरिक जानकारी को, आपकी उपापचयी जानकारियों को लेकर रखता है, तो हो सकता है कि किसी जाति या समुदाय के विरुद्ध इसको यूज किया जाए। मान लो हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर धर्म है जिसके लिए कहा जाता है कि अधिकांश आतंकवादी उसी धर्म के होते हैं, आप इस डीएनए सैंपल का यूज करके कुछ ऐसा पदार्थ बना सकते हो जिससे उस पूरी की पूरी कम्युनिटी पर ये ब्लेम लगेगा कि हाँ वो आतंकवादी है। तो इस तरह से इसकी संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि डीएनए की छोटी छोटी सी जो पॉकेट्स होती है उसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी छुपी हुई होती है। फिर डीएनए प्रोफाइल का संग्रह। डीएनए प्रोफाइल का संग्रह का मतलब क्या है, यहां पर अगर कोई अपराध हुआ तो दोषी व्यक्ति, मतलब जिसके ऊपर आपको शक है कि इसने अपराध किया है, मान लो किसी लड़की का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो जिसके ऊपर आपको शक है उनका आपने डीएनए सैंपल लिया, ठीक है, उस पीड़िता का सैंपल भी आप लोगे और उस पीड़िता के सैंपल को भी आप बनाए रखोगे। फ्यूचर में उस पीड़िता के उस सैंपल के साथ मिसयूज हो सकता है, उसका सैंपल लेने की आपको हर वक्त क्या जरूरत है या लंबे टाइम तक उसको बनाए रखने की क्या जरूरत है। उसके साथ साथ उस पीड़िता के और उन दोषी व्यक्तियों के जितने रिश्तेदार हैं उनका भी सैंपल लिया जाएगा, तो उनके रिश्तेदारों के सैंपल को लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि इन फ्यूचर उनके साथ कुछ मिसयूज हो सकता है। तो इसमें कुछ प्रोफाइल संग्रह के ऊपर शंका है कि आप किस किस का लोगे। दूसरा, अनुमति जब आप दे रहे हो, जैसे व्यक्ति की सहमति का उल्लंघन, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अगर 7 वर्ष से अधिक का आपने क्राइम किया है तो आपसे अनुमति नहीं ली जाएगी कि हम आपका डीएनए टेस्ट करें। 7 वर्ष से कम का कोई आपने क्राइम किया है तब आपने तो अनुमति नहीं दी, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है आप ले लो इनका डीएनए टेस्ट, तब आपकी अनुमति का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि मजिस्ट्रेट किन किन मामलों में बोल सकता है कि हाँ अनुमति अनिवार्य है, मतलब पूरी तरीके से मजिस्ट्रेट को विवेकाधीन शक्ति दे दी है। अब मजिस्ट्रेट उस विवेकाधीन शक्ति का कितना सदुपयोग और कितना दुरुपयोग कर रहा है उसके लिए तो आपने कोई पैमाना तय नहीं किया, तो हो सकता है भविष्य में उसका कोई मिसयूज कर ले। इसलिए व्यक्ति की सहमति के उल्लंघन को संसदीय समिति ने बोला कि ये एक चिंतनीय मुद्दा है, इसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। फिर बोला स्वतंत्र जांच का अभाव, मतलब डीएनए सैंपल लिया, टेस्टिंग की, अपराध हुआ नहीं हुआ, पूरा केस सुलझ गया, उसके बाद क्या उस डीएनए सैंपल को नष्ट किया गया, कितने समय तक रखा गया, नष्ट करके उसकी पूरी प्रक्रिया को क्या लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, ये पूरी जांच स्वतंत्र तरीके से की जाए, उस डीएनए सैंपल से भविष्य में कोई गलत यूज ना हो जाए, इसके लिए स्वतंत्र जांच का कोई प्रावधान आपने बिल में नहीं किया है, वो एक चिंतनीय मुद्दा है। और निजता का उल्लंघन, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, क्योंकि एक छोटा सा फोन टेप हो जाता है तो हम बोलते हैं हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन है। ये डीएनए तो आपकी पूरी की पूरी आनुवंशिक सूचनाओं को धारण किए हुए बैठा है, अगर इसका कहीं पर भी किसी के हाथ लग जाता है कोई भी अंश, तो पूरी की पूरी आपकी निजता का उल्लंघन वो करता है। तो ये सारे मुद्दे संसदीय समिति ने बताए, जो मेन अभी न्यूज में था, जिसकी वजह से ये पूरा मुद्दा न्यूज में आया। ये मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नोट्स में आपको इस तरह से पूरे लिखे हुए मिल जाएंगे कि संवेदनशील जानकारी का उपयोग क्यों, पहले उसका रीजन दिया हुआ है क्यों, क्योंकि आप जो भी डीएनए लेते हो उसके अंदर कौन कौन सी संवेदनशील जानकारी होती है और उसका किस तरीके से अनाधिकृत उपयोग किया जा सकता है, आपको पूरा व्यवस्थित लिखा हुआ मिलेगा। डीएनए प्रोफाइल संग्रह मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। अगला बनता है डीएनए विधेयक की आवश्यकता। जब इसमें इतनी कमियां हैं, इतनी प्रॉब्लम दिख रही है, निजता का उल्लंघन कर रहा है, भविष्य में मिसयूज होने की इतनी ज्यादा संभावना है, तो क्यों हम डीएनए प्रोफाइलिंग बिल लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात, भारत ने आज तक भी बिना डीएनए प्रोफाइलिंग बिल के, डीएनए प्रोफाइलिंग तो हो रही थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति तो दे ही रही थी कि ये साक्ष्य के रूप में हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय उसको अनुमति देता है, तो फिर अभी अचानक से बिल लाने की क्या जरूरत है। तो सन 2003 से भारत में इस डीएनए प्रोफाइलिंग बिल को लाने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई कमी निकल जाती है और वो बिल पास नहीं हो पाता। क्यों जरूरत है इस बिल को लाने की, तो सबसे पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे लापता हो जाते हैं। अगर हमारे पास डीएनए प्रोफाइलिंग का बाकायदा बिल होगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि हाँ गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान के लिए आप ऐसे ऐसे व्यक्तियों का डीएनए प्रोफाइलिंग ले सकते हो, हम आसानी से उनकी प्रोफाइलिंग लेके बच्चों के साथ मैच करा के गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान करके बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचा सकते हैं।
दूसरा, बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, ऐसे जघन्य अपराधों में अपराधियों को पकड़ना इससे बहुत आसान है। वो तो आप क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देख के समझ ही गए होंगे कि कितना आसान है। न्याय प्रणाली मजबूत होगी, क्योंकि जितना जल्दी अपराधियों के विरुद्ध में साक्ष्य मिलेंगे उतनी जल्दी हमारी न्याय प्रणाली डिसीजन देगी, तो ये न्याय प्रणाली का मजबूतीकरण करेगा। आतंकवादी हमले, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप होता है तो आपको पता होगा कि जो डेड बॉडी मिलती है, एक तो यहां से बह के दूसरे क्षेत्र में पहुंच गई है, वो किसकी डेड बॉडी है पता नहीं चलता। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि पूरा चेहरा शत-विक्षत हो जाता है, पहचान नहीं पाते कि किस व्यक्ति का है, तो हम उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा के पहचान सकते हैं कि व्यक्ति कौन से क्षेत्र का है, कहां से आया है। हम उसको आराम से वहां पे उसके परिवार वालों के साथ पहुंचा सकते हैं। तो ये ऐसे व्यक्तियों की पहचान के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको करनी चाहिए। जैसे कि सन 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो आतंकवादी हमला हुआ था, और सन 2004 में एशिया में जो सुनामी आई थी, उसके पीड़ितों की पहचान हमने डीएनए प्रोफाइलिंग के आधार पर ही की थी, इसीलिए बड़े पैमाने पर यहाँ पे हमने हानि होने से बचाई थी। तो ये एक कह सकते हैं केस स्टडी, जब आप अपने आंसर में अगर स्पेशली ऐसे आपसे इस पे पूछा जाता है तो आप इस तरह की केस स्टडी डालोगे, तो आपके जो भी आप मेंशन कर रहे हो अपने यहाँ पे विश्लेषण, उसमें आप अगर फैक्ट डाल देते हो तो वो पूरा ऑथेंटिक हो जाता है। फिर पितृत्व विवादों को हल करने में कि क्या ये इसी के माता पिता है, क्या ये इन्हीं का बच्चा है, इस तरह के विवादों को आव्रजन मामले को इंग्लिश में बोलते हैं इमिग्रेशन। मतलब भारत में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे यूएसए वगैरह कुछ देश ऐसे हैं जहां पर मान लो मुझे यूएसए की नागरिकता लेनी है और मैं इस आधार पर नागरिकता ले रही हूँ कि मेरे कोई पूर्वज यूएसए में रह चुके थे, तो वो पहले मेरी डीएनए टेस्टिंग करेंगे कि क्या मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, और फिर वो मुझे यूएसए की नागरिकता देंगे। तो कई आव्रजन मामलों में भी डीएनए टेस्टिंग का यूज किया जाता है। मानव अंग प्रत्यारोपण, ये तो मैं अपने लेक्चर में आपको बार बार समझा चुकी हूँ कि किस तरह से अगर हम स्टेम सेल के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो प्रोसेस होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज हम वहां पे करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस प्रोसेस का यूज अंग प्रत्यारोपण में करेंगे तो एक तो हमको व्यक्ति नहीं ढूंढना पड़ेगा कि किसकी किडनी, किसका लिवर, किसका हृदय ट्रांसप्लांट करें, और दूसरा उनको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग नहीं देने पड़ेंगे, रिजेक्शन रिएक्शन की जितनी भी प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी, और चौथा उस व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको पूरा समझना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी प्रोसेस है, यहाँ पे 2-4 शब्दों में उसको समझाया नहीं जा सकता। अगला, इसका आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत में इसका परीक्षण बहुत सीमित है। मतलब इतने लाख बच्चे लापता होते हैं, हर रोज इतने बलात्कार के केस आते हैं, इतने मर्डर के केस आते हैं, बाढ़ भारत में होना बहुत आम है, भूकंप भी भारत के किसी किसी क्षेत्र में आते रहते हैं, इन्हें प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, चक्रवात आते रहते हैं। तो जितनी आवश्यकता है डीएनए प्रोफाइलिंग करने की, उसकी तुलना में केवल 2 से 3% ही की जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई विधेयक नहीं है, कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है कि आपको डीएनए प्रोफाइलिंग करनी है। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए डीएनए प्रोफाइलिंग बिल्कुल लाना जरूरी है। अब वैश्विक परिदृश्य क्या है? क्या कि सिर्फ भारत में डीएनए प्रोफाइलिंग बिल लाने के लिए लड़ा जा रहा है, या दूसरे देशों में भी डीएनए प्रोफाइलिंग बिल है? तो अगर सिर्फ अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं तो सन 1994 से अमेरिका में डीएनए प्रोफाइलिंग बिल लेकर आ गया था। मतलब इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, और वर्तमान में 69 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास अपना डीएनए डेटाबेस स्थापित है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि चीन जैसा देश भी शामिल है। तो भारत को भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में पीछे नहीं रहना चाहिए। और साथ ही यूनेस्को ने इसके सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत ही सही तरीके से नियम और मापदंड स्थापित किए गए हैं, जिससे इनके मिसयूज के चांसेस कम हो जाएंगे अगर हम यूनेस्को के नियमों का अनुपालन करते हैं। तो सन 2003 16 अक्टूबर 2003 को यूनेस्को ने मानव आनुवंशिक डेटा पर घोषणा को अपनाया था, जिसमें उसने कहा था कि इसका उद्देश्य है मानव आनुवंशिक डेटा और जैविक नमूने के संग्रह, प्रसंस्करण, उपयोग और भंडारण में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मतलब इसने जो घोषणा अपनाई उसका उद्देश्य था कि कोई भी मिसयूज ना हो, चाहे आप उसका संग्रह कर रहे हो, भंडारण कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, किसी और तरीके से उपयोग कर रहे हो, और उसने उसके तहत कुछ मापदंड, कुछ नियम बनाए थे। अगर हम उनका अनुपालन करते हैं तो पूरी संभावना है कि हम उसको मिसयूज को होने से बचा लें। तो वैश्विक परिदृश्य पे जब 69 कंट्रीज ऑलरेडी ये डेटा अपना चुकी है, ये बिल लेकर आ चुकी है, यूनेस्को जैसी संस्था इसके सुदृढ़ीकरण के लिए हमको नियम दे चुकी है, तो हमको इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। तो भारत और विश्व की स्थिति क्या है? अभी तक हमने देख लिया कि भारत में बिल लाने के लिए जद्दोजहद चल रही है, लेकिन अभी भी बिल पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां निकाल दी गई। अब इसमें फिर से संशोधन करना पड़ेगा।
लेकिन भारत का जो बिल है या भारत में जो डीएनए प्रोफाइलिंग का स्टेटस है वो अन्य देशों से और किस किस आधारों पर भिन्न है। तो सबसे पहले अगर देखें तो भारत अपने यहाँ पे जो भी डीएनए डेटा का रखरखाव करता है, जो भी छोटा मोटा डेटा अभी बिना डीएनए बिल के भी उसके पास है, वो उसके रखरखाव पे केवल 20 करोड़ रुपए का व्यय करता है, केवल और केवल 20 करोड़ रुपए का, जबकि हमारी जनसंख्या कितनी है, 1 अरब से भी ज्यादा। और वहीं ब्रिटेन, जिसकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, वो इस डीएनए डेटा के रखरखाव पर 300 मिलियन रुपए खर्च करता है और हम सिर्फ 20 करोड़ रुपए। तो यही हमारी जो एक लापरवाही है वो स्पष्ट हो जाती है कि डीएनए डेटा हमारी निजता का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसकी रखरखाव पे आप सिर्फ 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, आपकी जनसंख्या के अनुपात में वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। जबकि ब्रिटेन, जिसकी जनसंख्या हमारे देश से बहुत कम है, वो कितना अमाउंट खर्च कर रहा है उसके ऊपर, 300 मिलियन रुपए। दूसरा, भारत में क्या प्रावधान किया गया है कि अभी इस पर विवाद है कि किन परिस्थितियों में डीएनए डेटा को संग्रहित किया जाएगा। वही यूएसए और यूके जैसे देशों में बिना व्यक्ति की जानकारी के डेटा का संग्रहण किया जा सकता है। अभी हमारे इसमें क्या है, 7 वर्ष से ज्यादा की सजा होगी तो अनुमति नहीं लेना है, 7 वर्ष से कम की सजा होगी तो अनुमति लेना है। उसमें भी अगर व्यक्ति मना कर रहा है तो मजिस्ट्रेट हाँ बोल सकता है। मतलब अभी व्यक्ति की अनुमति लेना नहीं लेना कितना अनिवार्य है कि हमारे यहाँ पे विवाद का मुद्दा बना हुआ है। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने बोल दिया है व्यक्ति की अनुमति बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में जब आप डीएनए डेटा लेते हो तो उसका उद्देश्य सिर्फ आपराधिक गतिविधियों की जांच करना नहीं है कि क्या किसका बलात्कार हुआ है, किसी की हत्या हुई है, कहीं पे चोरी हुई है। सिर्फ ये नहीं, हम यहाँ पे पितृत्व विवादों को भी सुलझा रहे हैं इसके द्वारा, हम यहाँ पे गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान भी कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो दायरा है डीएनए संग्रहण का, डीएनए डेटा संग्रहण का, वो बड़ा है इन देशों से। तो ये 2 डिफरेंस और हो गए। एक तो हमारे यहाँ पे हमको नहीं पता है कि हमें अगर डीएनए डेटा लेना है तो किसकी अनुमति लेनी है, किसकी नहीं लेनी है। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में कंफर्म है कि किसी की अनुमति नहीं लेनी है। आपको लगता है आपराधिक जांच के लिए जरूरी है, आप ले लो। और हमारे यहाँ पे डीएनए डेटा को है वो सिर्फ अपराध के अलावा अन्य कामों के लिए भी लिया जा रहा है, जबकि इन देशों में केवल आपराधिक जांच के लिए डीएनए डेटा को लिया जाता है। तो अगर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन चीजों के कंक्लूजन निकालने में, इन चीजों की जो भी कमियां संसदीय समिति ने बताई है उन सभी कमियों को दूर करने में, तो हम इन देशों से उदाहरण ले सकते हैं कि अभी हम गुमशुदा वाले व्यक्तियों की, अज्ञात मृत व्यक्तियों की पहचान के मुद्दे को साइड में रख दें। अभी सिर्फ हमारी न्याय प्रणाली के संरक्षण के लिए हम डीएनए प्रोफाइलिंग बिल को लाएं और केवल उन्हीं मुद्दों को डीएनए संरक्षण के लिए या डीएनए एकत्रित करने के लिए अनुमति दे जो आपराधिक गतिविधियों से संबंधित है, क्योंकि बड़े बड़े देशों में भी ऐसा ही काम किया जा रहा है। ये पूरा जो भी आपको डीएनए और लास्ट में डीएनए प्रोफाइलिंग की डेफिनेशन दी गई है, जो मैंने आपको चित्र से एक्सप्लेन करके बताई थी, वो चित्र आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको कोर्स में ही मिलेगा। यहाँ मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई है। अभी अगर आपसे ऐसे में पूछा जाता है या 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है ये डीएनए प्रोफाइलिंग बिल, तो इतनी डेफिनेशन ही आपके काम की है। उसके अलावा हमने देखा उद्देश्य, मुख्य प्रावधान, क्या कमियां थी, उनको दूर करने के लिए हमने वैश्विक परिदृश्य के साथ भारत की तुलना की और वैश्विक स्तर पर इसको मजबूती प्रदान करने के लिए यूनेस्को ने क्या प्रावधान बनाया है उसको देखा। इस आधार पर आप आराम से अपना 500 शब्दों का ऐसे पूरा कर सकते हो और कोई अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 3 में स्पेशली, तो आराम से आप लिख सकते हो। वापस रिपीट करूंगी, हमारा जो ऑफर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली तक के लिए था, मतलब 7 डेज के लिए है, 19 नवंबर तक। उसके बाद आपको सारा कोर्स डबल कीमतों पर परचेस करना पड़ेगा। अभी आपको प्रीलिम्स का कोर्स 3500 में मिलेगा, मेंस का कोर्स 4500 में मिलेगा और कॉम्बो पैक आपको 7500 में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 19 नवंबर के बाद लेते हैं तो यही सारी आपको डबल कीमत देके कोर्स परचेस करना पड़ेगा। फिर से बता रही हूँ, एज ए स्टूडेंट बता रही हूँ, रक्षा एकेडमी की टीम के तौर पे नहीं बता रही हूँ। अगर आप बड़ी कोचिंग में पैसे फंसाओगे, पैसे देके टीचर आएगा, पढ़ा के चला जाएगा, क्वेरी पूछने के लिए आपको शक्ल देखने के लिए भी नहीं मिलेगी उस टीचर की। यहाँ पे टॉप 100 ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप अगर प्री प्लस मेंस का कॉम्बो पैक लेते हो तो आप बाकायदा एक एक टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो जूम मीटिंग के थ्रू। यहाँ पे डायरेक्ट आनंद सर सबसे बात करते हैं। प्री प्लस मेंस प्लस टेस्ट जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हो कि कौन कितना आगे चल रहा है, आपको कितनी इंप्रूवमेंट की नीड है। और साथ में जितना भी कोर्स जिस किसी भी सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जा रहा है उतना एमपी में अभी तक शायद ऑनलाइन बेसिस पे किसी ने तैयार नहीं किया है। और दूसरी चीज, उतनी गुणवत्ता के साथ न तो मटेरियल मिलेगा आपको, ना ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्योंकि पाप काट के कोई भी काम नहीं किया गया। आपको सारे कोर्स के कंटेंट में उतनी मेहनत दिखाई दे रही होगी। अब इट्स अप टू यू कि इतनी सस्ती कीमत पे भी आपको खरीदना है या फिर कहीं लाखों रुपए फंसा के अपना। ठीक है, थैंक यू।